Hello, my dear student. Good morning. सुप्रभात. वेलकम टू बीएससी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पिंगला की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है. तो क्लास 12 और चैप्टर नंबर 2 में और आज इस चैप्टर को मैं क्लोज कर दूंगा. ठीक है, उसके बाद मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको बताऊंगा. ठीक है, क्योंकि थ्योरेटिकल जो पॉइंट आपके वो लगभग सभी क्लियर है. ठीक है, तो फिर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की ओर देखेंगे, क्योंकि एक या दो वीडियो में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की बनाने वाला हूँ. इसमें आपकी जो बुक के जो पीछे वाले जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है, जो सवाल है, उन सवालों को मैं बोर्ड पे में सॉल्यूशन करवाऊंगा. ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले बेल आइकन का प्रेस जरूर दबाएगा, ताकि ये जो आने वाले लेक्चर्स वीडियो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके. ठीक है, तो चलिएगा. आज का जो हमारा दो हेडिंग्स है. एक तो हमें पढ़ना है कि मांग की लोच के प्रकार. मांग की लोच के प्रकार, हालांकि आपके बुक के अंदर जिक्र नहीं है इतना, लेकिन आप मीनिंग्स देख लेना और फॉर्मूला देख लेना, और इसके अलावा इसके अंदर कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक दो गाइडलाइंस है ऑलरेडी, तो उसने दे रखा है कि भाई मांग की लोच के प्रकार. तो यार ये आपके बुक के अंदर तो नहीं है, क्योंकि आपके बुक के अंदर केवल यही जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कीमत लोची है, लेकिन डेफिनेशन देखते हैं, बाकी कुछ नहीं देखना, क्योंकि पढ़ी हुई चीज कहीं नहीं जाती. अभी देख लोगे तो बिकॉम फर्स्ट के अंदर वापस आपके काम में आ जाएगी. ठीक है, क्योंकि इस बार पढ़ना और ये कई टॉपिक्स अगले वर्ष पुनः पढ़ना. ठीक है, और दूसरा इसका जो हेडिंग्स है वो है कि मांग की लोच के महत्व क्या है, या उपयोग क्या है, या लाभ क्या है. कल पढ़ा था आपने प्रभावित करने वाले घटक, कि मांग की लोच को प्रभावित करने वाले घटक कौन से, और आज हम पढ़ेंगे कि मांग की लोच के प्रकार और मांग की लोच के महत्व क्या, लाभ क्या, उपयोग क्या है. ठीक है, तो बेल आइकन का प्रेस दबाओ, ताकि ये जो अच्छे से अच्छे टॉपिक्स आपको काफी डिटेल से हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो वो सबको गहराई से आपको समझना है. ठीक है, तो देखिएगा, मांग की लोच के प्रकार. मांग की लोच के प्रकार, तो इसमें पहला आपके सर मांग की कीमत लोच. मांग की कीमत लोच, तो इसे केवल मांग की लोच भी कहते हैं, यानी कि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से, किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से उसकी मांग में जो परिवर्तन होता है उसे मांग की कीमत लोच कहा जाता है. और मांग की कीमत लोच का सूत्र आपको तो पता ही है, जो मैंने आप कई कितने सवाल आपने किए कि सर मांग में आनुपातिक परिवर्तन बटे कीमत में आनुपातिक परिवर्तन, और ये आप गणितीय सूत्र भी अप्लाई कर सकते हैं. बात होती हुई है. ठीक है, यानी कि आपको पता ही है कि भाई मांग लोच की संज्ञा आपको पता ही है कि जब वस्तु की कीमत में अगर आप थोड़ा परिवर्तन करोगे तो मांग क्या होगी, बढ़ेगी, और उसकी जो लोच है, इलास्टिसिटी है, वो क्या हो जाएगी, अधिक होगी. यानी कि ये कैसा होगा सर, कैसे अधिक, और जितनी कीमत उतनी मात्रा, यानी कि समान की बात कर रहा हूं मैं, किसके, समान की. तो ये कैसा होगा सर, ईडी बराबर 1. ईडी बराबर 1. अगर आप कीमत में अधिक परिवर्तन करोगे तो मांग क्या होगी, कम होगी, और उसकी लोच कैसे होगी, कम लोचदार, यानी कि बैलेंसर होगी. ठीक है, दूसरा है सर आपके मांग की आय लोच. मांग की आय लोच, तो सीधी सी बात है कि उपभोक्ता की आय में, उपभोक्ता की आय में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन से, उपभोक्ता की आय में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन से वस्तु की मांग में, वस्तु की मांग में जो आनुपातिक परिवर्तन होता है, जो आनुपातिक परिवर्तन होता है उसे ही मांग की आय लोच कहते हैं. यानी कि आपकी उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने से वस्तु की मांग में जो आनुपातिक परिवर्तन होता है उसे ही आप लोग क्या कहते हैं, मांग की आय लोच. और मांग की आय लोच क्या करने का सूत्र वही है, जहां पर आप कीमत था वहां पे आय, यहाँ पर कीमत था तो यहाँ पर आय. बाकी फॉर्मूला आपके पूरा का पूरा सेम देख सकते हैं. यहाँ पर देखो, ये आपके गणित में क्या लिखा था, डेल्टा के ऊपर डेल्टा पी, तो जहां पर डेल्टा पी वहां पर मैंने
क्या दिखा डेल्टा आई, यानी कि आई में परिवर्तन, देखिए डेल्टा क्यू ऊपर डेल्टा आई इक्वल टू आई जीरो अपन क्यू जीरो, यानी कि पूर्व की आई और पूर्व की मात्रा। फिर देखो यहाँ पर तीसरा है आपके मांग की आड़ी लोच, यानी कि इसको आप तिरछी लोच भी कहते हैं, ठीक है, एक ही बात है। तो सर ये क्या होता है, तो जैसे देखना कि सर मांग की आड़ी लोच किसी वस्तु की मांग में, किसी एक वस्तु की मांग में वह आनुपातिक परिवर्तन होता है, किसी एक वस्तु की मांग में वह आनुपातिक परिवर्तन होता है जो दूसरी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के स्वरूप होता है। यानी कि एक वस्तु की कीमत अगर बढ़ती है तो दूसरे वस्तु की मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उससे भी क्या होगी, मांग की लोच प्रभावित होगी। जैसे कि स्थानापन्न वस्तुएं, पूरक वस्तुएं, उनमें भी मांग की लोच प्रभावित हो रही थी। और इसमें मांग की लोच कैसे ज्ञात करनी है, तो सर मांग की तिरछी लोच बराबर x वस्तु की मांग में परिवर्तन बटे y वस्तु की कीमत में परिवर्तन। और नहीं कि सर मुझे तो अच्छा से सूत्र बताओ, और भी गणितीय सूत्र, तो ये आपके मैथमेटिकल सूत्र है, ठीक है। तो इस सूत्र से आप मांग की लोच ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि डेल्टा qx पर डेल्टा py, यानी कि x वस्तु की मात्रा में परिवर्तन बटे y वस्तु की कीमत, x वस्तु की मात्रा में परिवर्तन बटे y वस्तु की कीमत। और ये क्या है आपके सर, x वस्तु की पूर्व की कीमत, x वस्तु की पूर्व की कीमत और x वस्तु की पूर्व की मात्रा, ठीक है। तो आप लोग इन फॉर्मूले से भी मांग की लोच ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थे आपके मांग की लोच के प्रकार, कीमत लोच, आई लोच और आड़ी लोच, ठीक है। नेक्स्ट मांग की लोच के महत्व क्या है, इंपोर्टेंस क्या है, तो 3-4 महत्व है, उसको भी देख लेना, क्योंकि ये जो हालांकि आपके टॉपिक्स नहीं है लेकिन फिर भी एग्जामिनर को पूछ ले, क्योंकि एग्जामिनर का कह नहीं सकते कि भाई की मांग 3 प्रकार की थी, जैसा कि किताब के अंदर पहले दे रखा था, मैंने पढ़ाया भी था, कीमत मांग, आय मांग और आड़ी मांग, ठीक है। तो ये मैंने आपको जब डिमांड पढ़ाया था तो उसमें पढ़ाया था, तो सकता है मांग की लोच में भी जोड़ के बता पूछ ले, ठीक है। अब देख लेते हैं लोच के महत्व क्या है, बेनिफिट क्या है, क्योंकि लोच के जब इतना टॉपिक्स लेते हैं तो महत्व तो पूछ सकते हैं, कोई कह सकते हैं, तो 3-4 महत्व देख लेना काफी है, ठीक है। एक बार इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट कर लो। चलिएगा नेक्स्ट है मांग की लोच के महत्व या लाभ को या उपयोग को, कि मांग की लोच के महत्व क्या है या फिर इंपोर्टेंस क्या है या फिर बेनिफिट क्या है, ठीक है। कैसे भी कह लो कि भाई मांग की लोच के व्यवहारिक महत्व क्या है या व्यवहारिक लाभ क्या है, ठीक है। कोई से भी किसी भी तरह से प्रश्न कर सकता है। तो 4 महत्व काफी है, बहुत है, ठीक है। वैसे भी इतना नहीं जिक्र, लेकिन मैंने लिखवा दिया। पहला मैं लिखवा रहा हूं कि सर अंतरराष्ट्रीय व्यापार में महत्व, पहला आपके क्या है सर, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में महत्व, यानी कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार में व्यापार की शर्तों के निर्धारण में मांग की लोच का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि व्यापार की शर्तें उन देशों के पक्ष में रहती है जिनके निर्यातों की मांग विदेशों में बेलोच या कम लोचदार हो तथा उनके आयातों की मांग अधिक लोचदार होगी। और इसी के विपरीत देश के अंदर जो व्यापार की शर्तें वो कैसे होगी, प्रतिकूल होगी। ध्यान रखना कैसी रहेगी, प्रतिकूल, ठीक है। क्योंकि ये चीज आपने 11th क्लास में पढ़ी थी, मैंने अंतरराष्ट्रीय व्यापार के बारे में पढ़ा था, तो उस समय भारत चीन और पाकिस्तान का मुद्दा आपने देखा होगा। तो सीधी सी बात है कि कोई भी इंटरनेशनल जब आप बिजनेस करोगे तो उन बिजनेस के बीच में क्या रहती है सर, कुछ कंडीशंस होती है, कुछ शर्तें होती है, तो वहां पर भी क्या मांग की लोच का सबसे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि देश कई सारे से देश थे जो कई पक्ष में रहते हैं और निर्यातों की मांग जब विदेशों में अगर बेरोजगार होगी या फिर ये कह सकते हैं कि अगर इकाई से कम हुई या आयातों की मांग
अधिक होगी। कैसे अधिक होगी? तो सीधी सी बात है, देश में कैसा होगा सर? प्रतिकूल प्रभाव पड़ने वाला है। ठीक है। सेकंड पॉइंट है सर कि विदेशी विनिमय दरों का निर्धारण या अवमूल्यन या पुनर्मूल्यन। ठीक है। देखना ये जो है ये आप समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ोगे कि ये सारा का सारा टॉपिक्स आपके किसमें है सर? समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर, यानी सेकंड बुक के अंदर। ठीक है। क्योंकि अवमूल्यन क्या होता है, पुनर्मूल्यन क्या होता है, ये आप समष्टि अर्थशास्त्र में बहुत अच्छे से गहराई से समझाऊंगा मैं वहां पे। ठीक है। अभी तो फिलहाल आपको इनको मान की लोच के साथ में क्या बेनिफिट होगा वो देखना है। तो ध्यान रखना, जब एक देश अपनी मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा के रूप में अगर निर्धारित करता है या बाद में उनमें अवमूल्यन यानी कि डिवैल्यूएशन या पुनर्मूल्यन यानी कि डिवैल्यूएशन करता है तो उसे अपने आयात और निर्यातों की मांग लोच का सहारा लेना पड़ता है। और अवमूल्यन तभी देश के लिए उपयोगी हो सकता है कि जब निर्यातों की मांग लोचदार और साथ ही साथ आयातों की मांग भी लोच। और 1966 में भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन इसीलिए उपयोगी नहीं हो रहा क्योंकि हमारे देश जो हमारे निर्यातों और आयातों की मांग कैसे होगी सर? बैलेंस होगी। इसमें आप देखा था 1966 में भारतीय मुद्रा का जब मूल्य उपयोग नहीं होता तो उसका रीजन क्या था कि भाई आयात और निर्यातों की मांग कैसी थी? पूर्ण रूप से बेरोजगार थी, यानी कि वस्तु की कीमत में ज्यादा परिवर्तन हो रहा था, वस्तु की कीमत में ज्यादा हो रहा था, अत्यधिक परिवर्तन होता था, लेकिन वस्तु की मांग या तो स्थिर हो रही थी या फिर थोड़ी कम परिवर्तन हो रहा था। ठीक है। तो इसी रीजन से क्या होता उसमें मांग की लोच कैसे होती थी? लोचदार होती थी, बेरोजगार होती थी। ठीक है। तो ये मैंने आपको पढ़ा दिया। एक बार आपके विदेशी विनिमय दरों का निर्धारण। ठीक है। नेक्स्ट सर आयात निर्यात कर नीति। आयात निर्यात कर नीति यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसीज, टैक्स पॉलिसी। ठीक है। तो ध्यान रखना, आयात और निर्यात करों से वस्तु की कीमतें जब बढ़ जाती है और अगर संरक्षित वस्तु की मांग लोचदार है तो कर से मांग कैसे होगी? कम हो जाएगी। और अगर मांग लोचदार है तो देश के उपभोक्ताओं की मांग न घटने से कर का बोझ अधिक होगा। ठीक है। फिर है विक्रय प्रवर्तन का आधार। विक्रय प्रवर्तन का आधार, तो ये भी बहुत इजी, मैंने इजी लैंग्वेज में दिखाया कि सर विज्ञापन पर व्यय तथा उपभोक्ता को वस्तु के क्रय के लिए दिए गए प्रलोभन अपने उस वस्तु की विशेष मांग को जो कम लोचदार बनाने से संबंधित होते हैं ताकि मूल्य ऊंचे मूल्य पर भी मांग में अधिक कमी न आए। ठीक है। अति आप ये कह सकते हैं कि वस्तु की मांग कैसे होगी? लोचदार बनाने से, तो ताकि मूल्य में थोड़ी सी भी कमी आएगी तो मांग क्या हो जाएगी सर? तेजी से बढ़ जाएगी। ये क्या था सर? आपके विक्रय प्रवर्तन का आधार, देखिए बेस्ड ऑन सेल्स प्रमोशन। ठीक है। तो ये था आपके मांग की लोच के महत्व या लाभ कह सकते हैं। तो इसी के साथ में चैप्टर क्या होता है? कंप्लीट। अब अगले लेक्चर वीडियो के अंदर कोशिश करूंगा कि उसी लेक्चर वीडियो के अंदर में एक लेक्चर वीडियो के अंदर जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको बुक से रिलेटेड वो मैं सारे प्रश्न आपको सॉल्यूशन करवा दूंगा। ठीक है। तो वैसे तो चैप्टर हो चुका है क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर आपका आता है प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, उत्पादन एवं लागत। ठीक है। तो ये भी हम देखेंगे अगले लेक्चर वीडियो के अंदर। फिलहाल मैं अगले लेक्चर के अंदर लेक्चर नंबर 40 के अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा कि जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को से आपकी किताब के अंदर मांग की लोच से संबंधित या फिर उपभोक्ता की आय और बजट विकास से संबंधित, तो उस पर हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, और कोई डाउट है तो कमेंट कर देना, तो वहां पर मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू सो मच, बाय।